नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। देखिए, लगातार डिमांड लोगों की थी कि आप बादशाहपुर और गुरुग्राम पर और थोड़ा सा अपडेट दें, क्योंकि अब चुनाव प्रचार थम गया है और कल मतदान है। क्या कुछ स्थितियां रहेंगी, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव और बॉबी जी, जो लगातार गुरुग्राम में घूमे हैं। लगातार गुरुग्राम उनका आना जाना रहा है, बादशाहपुर उनका आना जाना रहा है। काफी सारी उनकी रिश्तेदारी है, कारोबार के हिसाब से भी वो आ जाते हैं। तो क्या सिनेरियो उनको लगता है गुरुग्राम के अंदर, उसी में चर्चा करेंगे। बॉबी राव जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मोहनलाल जी। क्या कहेंगे, गुरुग्राम और बादशाहपुर में क्या हालात और क्या स्थिति है, क्योंकि कल मतदान होना है, प्रचार थम चुका है, तमाम नेता कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ डोर टू डोर अकेले जाकर के, बिना माइक के, बिना शोर शराबे के, बिना पर्चे के तमाम लोग लग रहे हैं। कहीं मतदान है कल, तो उसको लेकर के क्या स्थितियां नजर आ रही है दोनों जगह पर। मोहनलाल जी, गुड़गांव हिंदुस्तान का एक इकलौता शहर ऐसा है जो कि अपने आप डेवलप हुआ है। अपने आप का मतलब कि व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने, बिजनेस कम्युनिटी ने और बिल्डर्स ने, हम्म। उनने अपनी सहूलियत के लिए दिल्ली के पास था, इसका डेवलपमेंट किया है। हम्म। सरकार का, चाहे कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी है या चाहे कोई सरकार रही, सरकार का कोई योगदान नहीं रहा गुड़गांव के डेवलपमेंट के अंदर। हम्म। उल्टा सरकार जो जो भी सरकार बनी है, उन सरकार के जो भी नुमाइंदे या मंत्री या संतरी पूरे हरियाणा से भी बने, उनने तो गुड़गांव का चीर हरण का या लूटने का काम किया है। हम्म। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, किसी चीज के मामले में भी गुड़गांव के हालात बद से बदतर हैं। बारिश हो जाए तो आप गुड़गांव के अंदर घंटों घंटों जाम में फंसे रह सकते हैं। हम्म। कचरा गुड़गांव का उठता नहीं है। ये वहां के हालात हैं जहां के प्रॉपर्टी के रेट्स शायद मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के अव्वल नंबर पे हैं। हम्म। वर्ल्ड को compete कर रहे हैं। दुनिया के महंगे शहरों के अंदर गुड़गांव की गिनती होती है जनाब। बिल्कुल। और गुड़गांव के हालात ये हैं कि गुड़गांव को, आपको शर्म आ जाए गुड़गांव में जाके देखे, गुड़गांव के ये हालात है। भाई, कहने को तो मिलेनियम सिटी है भाई, साइबर सिटी है, बड़े सर बड़े बिल्कुल, नाम तो दिए गए हैं बिल्कुल, भाई। बिल्कुल सर। अब मैं कह रहा हूं ना कि उनका, उसका गुड़गांव का डेवलपमेंट व्यापारियों ने किया था। आज हरियाणा का 70% रेवेन्यू है, वो इकलौता गुड़गांव जिले से जा रहा है। हरियाणा बिल्कुल। सरकार पूरी गुड़गांव की वजह से चल रही है जनाब। अगर गुड़गांव माइनस कर दो तो हरियाणा सरकार का बजट पूरा नहीं हो सकता। जी। सरकार नहीं चल सकती हरियाणा के अंदर। जी। और उसकी इतनी दुर्दशा है कि आप मतलब कोई कह ही नहीं सकता। हमारे सांसद महोदय ने भी अभी बीच में चुनाव से पहले तो कहा था मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कचरा नहीं उठ रहा, ये हो रहा है। अब इनको भी चलो दे रहा है दुरुस्त है, 9-10 साल के बाद इनको सुध आई गुड़गांव की भी, कि भाई हम्म। गुड़गांव का मुझे कुछ करना है या गुड़गांव को मुझे देखना है। हम्म। हम्म। गुड़गांव में किसी ने ये सोचा सर, गुड़गांव को लूटने के अलावा, चाहे कोई भी वहां से बना हो या कोई कोई भी सीएम आया हो, लूटने के अलावा गुड़गांव का किसी ने उद्धार नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर जी की फर्स्ट टर्म, लोगों को बहुत उम्मीद थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बादशाहपुर ड्रेन निकालेंगे, ये निकालेंगे, पानी का सिस्टम ठीक कर देंगे, बारिश का पानी नहीं रुकेगा, पीने के पानी की किल्लत भी नहीं रहेगी, सफाई का भी हम विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। पहली योजना में उनके वहां से गुड़गांव का क्या पूरे हरियाणा का ही चार्ज दे दिया था राव नरवीर सिंह जी को। हम्म। अब राव साहब ने डेवलपमेंट क्या किया, ये तो गुड़गांव के, बादशाहपुर के, आप वहां जाओगे तो लोग अपना आप बता देंगे कि नरवीर जी के कार्यकाल में 2014 से 19 तक क्या विकास हुआ है, हम्म। क्या उनने विकास किया, क्या खट्टर साहब ने विकास किया, वो आपको बता देंगे। उसके बाद का विकास 2000 से 19 से 24 तक का, 19 से 24 तक का विकास आप फिर पूछो जाके लोगों से कि भाई 2019 से 24 तक खट्टर साहब ने क्या विकास किया, तो वो कहेंगे कि जी शेर का भाई भगेरा, पहले लूटने के लिए नरवीर को बिठा दिया था, अब एक मिस्टर जवाहर यादव थे उनको बिठा लिए, और बनवारी लाल जी तो थे ही थे उनके एजेंट, हम्म। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से समेटने के लिए। हम्म। तो ये वो कुछ नहीं हुआ। और आज मैं बड़ा ताज्जुब कर गया कि नरवीर सिंह जी ने एक चैनल में अपना इंटरव्यू दिया है, बड़े कहते हैं ना कि रोब से, हम्म। कि मेरा इतना है कि मैं अगर अफसर को डांट मारूं तो अफसर का पूरे हरियाणा में जानते हैं नरवीर बोल रहा है, बोले मिनटों में चुटकी में काम होते हैं। हम्म। और बीजेपी के सफेद पोश ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। मैं तो हैरान रह गया देख के। सर इन नरवीर जी का इतिहास ये है कि 87 के अंदर ताऊ देवीलाल ने टिकट दी थी,
वो टिकट मिल रही थी अपने रेवाड़ी से वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप जानते हो उनको, विद्रोही जी को शायद। हाँ जी जी। ये ये टिकट एक्चुअली वेद प्रकाश विद्रोही जी की थी। आप बेशक विद्रोही जी से या चौटाला साहब की जिंदगी पूछ लेना, ये टिकट विद्रोही जी को दी गई थी कि विद्रोही जी आप इलेक्शन लड़ेंगे। विद्रोही जी बोले भाई नौजवान लड़का है, मेरे पास इसमें संसाधन नहीं है। विद्रोही जी बड़े शरीफ और बड़े ईमानदार राजनीति की है विद्रोही जी ने, आप देख लो। तो उठा के नरवीर जी को टिकट दे दी। नरवीर के पास उस वक्त फाइनेंसर थे। नरवीर को फाइनेंस भी एक अपने राव साहब संतराम जी हुआ करते राजपुरा के पटौदी के पास के, उनने उस बंदे टाइम के अंदर चौधरी देवीलाल का शोर किया कि भाई नरवीर को मैं फाइनेंस करूंगा, और नरवीर को फाइनेंस किया। और उस ताऊ देवीलाल की लहर में जब 90 में से 85 सीट आई थी हरियाणा में, तो उस लहर की सवारी करके नरवीर सिंह जी अपने जीत के विधानसभा पहुंच गए, और यंगेस्ट आदमी थे, तो ताऊ ने उनको मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम अफेयर्स, मतलब गृह राज्य मंत्री का औहदा दे दिया था। उसके बाद में 95 में बंसीलाल जी की हवा चली, वो देवीलाल जी को छोड़ के भाग के जब तक राज रहा छोड़ के चले गए। जब शराबबंदी का बंसीलाल जी ने नारा दिया और बंसीलाल जी की सरकार बनी, तो बंसीलाल जी की उस लहर में, उस हवा में जनाब फिर से विधायक बन गए। विधायक बने तो भाई अहिरवाल से मंत्री बना रहे थे, तो बंसीलाल जी ने पूरा उनको भाई मान सम्मान देते हुए अपनी सरकार के अंदर मंत्री बनाया, अच्छा ओहदा दिया। अब फितरत देखिए कि उसी नरवीर सिंह ने बंसीलाल जी की 18 विधायक लेके भाग गए, मुख्यमंत्री की चाहत बनी और सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी, चलो जी सरकार बदली गई, चौटाला साहब आए। तो जो नरवीर सिंह जी आज कह रहे हैं कि मैं डांट मारूं तो अफसर भागते हैं, मैंने वो समय अपनी आंखों से देखा है। मैंने 87 का समय भी देखा था, मैं बच्चा था, पढ़ता था जब, और मैंने 95 में तो मैं व्यापार करने लग गया था, मैंने वो समय भी देखा है नरवीर का। और जब 2000 में चौटाला साहब की सरकार आई, तब तो मैं भाई राजनीति में भी पूरा एक्टिव था और समझ भी काफी थी, और राजनीति में कुछ पकड़ भी बन गई थी। तो मैंने वो समय देखा था कि नरवीर सिंह जी इसी हरियाणा सरकार के चपरासियों से, इसी हरियाणा सरकार के पुलिस के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से हाथ जोड़ के कि भाई मेरे को उससे मिलवा दे, भाई मेरे को ये करवा दे। मैंने वो समय देखा है, इसका 7-8 महीने का वो समय देखा है। इसने जेल काटी, मैंने वो समय देखा है। आज वो इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहा है, मैं तो हैरान रह गया कि मेरे को तो बीजेपी क्या है, कुछ नहीं है, जिसको करना है लगा के देख लो, मैं चुनाव जीत गया हूं, कोई किसके लड़क नहीं रह जाए, मरोड़ निकाल। अरे क्या मरोड़ करेगा भाई। 2019 में मैं गया था इलेक्शन कमीशन, मैं खुद स्वयं गया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हरियाणा नहीं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन से मिला था। इसकी जाली डिग्री का, इसके भ्रष्टाचार का मैंने कागजात सौंपे थे भाई। उसका तो फैसला उसका तो फैसला हो गया ना भाई। अरे सर सुनिए ना, फैसला हो गया ठीक है, मगर मैं बता रहा हूं आपको कि मैं लड़ा था इसके खिलाफ, इसकी टिकट कटी थी उसके अंदर वहां से। उसके अलावा मैं आपको ऑन पेपर्स बात बता रहा हूँ। एसपीआर रोड जो कटा था, इसने अरावली की पहाड़ों की जमीन हड़प ली थी। नेशनल ट्रिब्यूनल गए हम यहाँ से, वहां से वो जमीन छुड़वाई गई। डीएलएफ के गैरतपुर बांस की 800 कनाल जमीन थी, इसने खुर्द कर दी थी सारी जमीन यहाँ से। वो हम फिर गए वहां से, वो जमीन छुटवाई। मेरा भाई हरिंदर धिंगड़ा जी है गुड़गांव से कम 20 केसेस थे। ये टोल टैक्स जो यहाँ पे था खिड़की डोला वाला, इसने शिफ्ट करवा लिया था अपने वहां इसने नई जमीन खरीदी जनाब, 22-25 एकड़। चलिए वो नहीं, देखिए वो मुद्दे वो चुनाव के वक्त थे, लेकिन अब हम चुनावी सिनेरियो की बात कर रहे हैं। आप हालात क्या देखते हैं भाई, जिस तरीके का। मेरी बात सुनिए ना, देखिए वो भी भाई ये पर्सनल अटैक नहीं, मैं थोड़ा सा अलग तरीके मैं आपसे अब ये सिनेरियो जानना चाह रहा हूँ गुरुग्राम बादशाहपुर का। जैसा भी आपने कहा वीडियो में ठसा गया दिखा रहे हैं भाई, कौन सफेद पोष है भाई, आप विपक्ष में रहकर काम करा सकते हैं, तो 19 में आप विपक्ष में थे भाई, काम करा लेते, सरकार आपकी थी, किसी को क्यों पोषने की जरूरत है। मोहनलाल जी वही तो मैं बात बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप इतने ताकतवर मंत्री हैं या इतने ताकतवर आदमी है, तो आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी। 2019 से 24 तक गुड़गांव का विकास करवाते ना आप। जो गुड़गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं कि वहां आप बारिश में आप निकल नहीं सकते, गर्मियों में पीने का पानी नहीं मिलता, और बारिश के अंदर पानी इतना होता है कि आप घर से बाहर नहीं आ सकते।
और अभी सर्दियों के अंदर शादी ब्याह का सीजन चलेगा तो आप रेवाड़ी के भी लोग बता देंगे आपको, जो गुड़गांव जाते रहते हैं 3-3 4-4 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, पार्टी से तो टिकट मिल सकती है आपको, ठसक में वोट ठसक से मिल सकते हैं क्या भाई? वोट सर वोट जनाब वोट तो आम नहीं, जनता को देने हैं, क्योंकि गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, तमाम लोग अरबोपति करोड़ोपति है, वो बहुत घूमते हैं, उनको वोटों की अरे टेंशन वो नहीं है। तो मैं वही सर पूछ रहा हूँ, ये हार का डर सता रहा है, परेशानी है, ये हार का ठीकरा पहले फोड़ दो पार्टी के सर लोगों पर कि भाई पार्टी की गुड़गांव, बीजेपी के सफेद पोस्ट मुझे हराना चाह रहे हैं, मैं अपनी सुनिए रड़क सुनिए निकाल लो। सुनिए तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनिए थोड़ा सा डर क्या है ये? सर सुनिए, गुड़गांव की गली गली में नरवीर सिंह बैठा है। अगर पैसे के मामले में अगर दोष दिखा रहे हो तो हर गली के अंदर कई कई नरवीर बैठे हैं। दूसरी बात, वहां जो नया लड़का वर्धन यादव है, बादशाहपुर के अंदर जो चुनाव लड़ रहा है, पसीने ला दिए हैं उसने। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं वो बच्चा इलेक्शन जीत रहा है। क्योंकि क्या है कि एक 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 बदलाव मैंने देखा है मोहनलाल जी। मैं आपके चैनल में पिछले काफी टाइम से बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी पिछले 3-4 साल से बनवाई लाल का उठा थी, सर्किस का भी उठा, हमने जोर शोर से उठाया करा है यहाँ से। मैं गुड़गांव जाता हूँ, लोग मुझे मिलते हैं, आपका चैनल देखते हैं और कहीं से भी घूम फिर चैनल पहुंचते हैं, तो मेरे पास चल के आते हैं, मुझे कहते हैं, बोला भाई साहब आप वही है ना? मैंने कहा जी हाँ। भाई साहब हम भाई आपसे जुड़ना चाहेंगे, भाई साहब सही काम कर रहे हो, भाई साहब हमें बड़ी खुशी है, कोई तो बोल रहा है। लेकिन सवाल भाई ये ना, साहब वर्धन भी तो पैसे में कमजोर नहीं, वो भी तो अरबों खरबों पति है भाई। सर और पैसा है नहीं है। और राकेश दौलताबाद की तो धर्मपत्नी है, वो भी पैसे वाली है, वो कोई कमजोर थोड़े है ना सर भाई, सुनिए, सर कुमुदनी। सुनिए, सर क्या है कि बदलाव गुड़गांव में क्या है कि जैसे कि रेवाड़ी में मैं बदलाव महसूस कर रहा हूँ, गुड़गांव में बदलाव है। गुड़गांव गुड़गांव के आप जो नई जनरेशन है, उन्हें करप्शन और ये भ्रष्टाचार नहीं चाहिए अभी। उनको सीधी सीधी साफ सुथरी बात चाहिए कि भाई हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, आप हमें वो दोगे या नहीं दोगे। आप ये लंबी चौड़ी बात छोड़ दो। हम 5 लाख नौकरी दे देंगे, 2 लाख ये कर देंगे, 25 लाख का बीमा करवा देंगे, पर भाई तू हमें साफ पीने का पानी दे सकता है? घर के बाहर जो कचरा पड़ा उस कचरे को उठा सकते हो? हमें साफ हवा दे सकते हो कि हम सांस ले सके? हमारे बच्चे स्कूल जा सके, बच्चे शाम को खेलने जा सके, क्या आप हमारे लिए पार्क बना सकते हो? क्या हमारे सड़क के साथ पगडंडियां साफ दे सकते हो जिसपे हम चल सके, हमारी जान सुरक्षित रहे? बिल्कुल ठीक बात। जनता की मूलभूत सुविधाएं, क्या आप हमें कैटल फ्री दे सकते हैं? गुड़गांव फ्रीडम सिटी है, वहां भी जाके देख लो, आला सड़कों पे गाय खड़ी रहती तो है। मैं वही पूछ रहा हूँ, वर्धन जो लड़ रहा है वो तो नया चेहरा है, बेदाग छवि का है ना, उसके ऊपर कोई राजनीति का कोई नहीं। और राहुल गांधी के सीधे कहेंगे उनसे संपर्क है, आपने देखा होगा गांधी परिवार से सीधा सर संपर्क है सर नहीं भाई। ये सर, कह रहे मेरा मेरे को शाह ने टिकट दी है भाई, सर कोई मेरा सुनिए, विरोध कर लो, मतलब सर टिकट सुनिए, कटवाने वाला ने बहुत ताकत लगाई। मोहनलाल जी, वर्धन यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी की पैदाइश है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो पोस्ट ग्रेड भी रह चुका है। दूसरी बात, जब वर्धन यादव को टिकट मिली तो मैं हैरान रह गया। मैं हैरान इसलिए रहा था कि हरियाणा की 90 टिकट में से सिर्फ 3 टिकट राहुल गांधी ने पर्ची लिख के डाली थी कि ये 3 टिकट इनको देनी है, जिसमें किसी की हिम्मत नहीं थी विरोध करने का। उसमें से एक टिकट इस वर्धन यादव की थी, एक टिकट वर्धन यादव की थी। ये टिकट राहुल गांधी द्वारा दी गई है। उसके अलावा लड़का मेहनती है, लड़का ईमानदार है, लड़का आप मैं आपको कैसे बताऊं कि लड़के ने जो पिछले 20-25 दिन में टिकट मिलने के बाद जो चुनाव कवर किया है अपना यहाँ से, उसमें नरवीर सिंह के पसीने आ गए हैं, नहा गए हैं पसीने के अंदर। तो ये और जो हताशा, इल्जाम मैं लगा यही तो पूछ रहा हूँ, ये हताशा नजर आ रही है, पहले ठीकरा सर फोड़ दो बिल्कुल भाई। पार्टी के लोग क्यों बगावत करेंगे? पार्टी के लोगों ने सर टिकट दिए, पार्टी ने टिकट सर दिए सुनिए, भाई। आप सर सुनिए, चुनाव से पहले ही आप अगर इस तरीके का टिकरा फोड़ रहे हैं तो ये डर कहीं ना कहीं लग रहा है। सर सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के अंदर 2 सबसे पावरफुल आदमी हैं, माननीय श्रीमान मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी। आज आप किसी गंवार से गंवार आदमी को बोलेंगे कि भाई मोदी जी ने या शाह साहब ने टिकट दी है, और कोई पदाधिकारी किसकी हिम्मत, किसकी औकात है वो विरोध कर ले, एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को विश्वास नहीं करेगा। ये तो एक चुनाव के पहले, रिजल्ट आने से पहले ग्राउंड बना रहा है नरवीर सिंह कि टिकट तो दे दी, वो कम से कम ये कह सके कि पार्टी ने मेरा विरोध किया, पार्टी के लोगों ने विरोध किया, ये कर लिया, मैं तब आ गया तो मेरे इलेक्शन जीत गया था। आप समझ रहे हैं बात? तो ये तो मुद्दे सिर्फ वो भाई, बात बात मुद्दों पे होनी चाहिए ना भाई। बरसात में पानी भर जाता है, गुरुग्राम की स्थिति खराब है, बिल्कुल क्या वो बता भी रहे हैं कि भाई ये स्थिति है।
भाई आप 5 साल रहे, 5 साल पहले रहे, 10 साल आपको हो गए तो आप कर लेते भाई। भले ही 19 में तो टिकट कटी है, 14 में तो आपसे पानी का इंतजाम हो जाता, पानी निकासी का। 5 साल आप जनाब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे थे, आप कर लेते सुनिए उस वक्त। सुनिए सुनिए सर, ये कह रहे थे कि मैं इतना पावरफुल था कि अफसर की थूक निकल जाती है मेरा फोन करते ही, पूरा हरियाणा अफसर डरता है। तो भाई आप सत्ता में तो आपने क्यों नहीं विकास करवाया, आपने क्यों नहीं गुड़गांव का ये करवाया, कोई आपको किससे परमिशन लेनी थी क्या? मुझे अपने एक हुनर पे विश्वास है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं लड़ाइयां चिट्ठी लिख के या कुछ भी करके लड़ सकता हूं, तो मैं लड़ता हूं, तो मैं उस पे अपने मैं कामयाबी नहीं पाता हूं। तो मुझे जिस चीज पे विश्वास है वो काम करूंगा ना, मेरे को कामयाबी मिली है। तो नरवीर सिंह, अगर आपको विश्वास इतना अपने ऊपर, तो आप करते हैं इसमें। तो चलिए, अब ये तमाम चीजें हो गई, अब मुझे ये बता दीजिए लड़ाई कैसी है, कल मतदान होगा, क्या सिनेरियो रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि वर्धन है, कुमुदनी है और राव नरवीर है। फिर मुझे गुरुग्राम की भी बात करनी है, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा। सर सुनिए सर, गुड़गांव के अंदर जागरूक मतदाता है, जागरूक लोग हैं। गुड़गांव के अंदर बीजेपी का 10 साल का शासन देख लिया, गुड़गांव के अंदर बीजेपी कहीं से भी नहीं आ रही है। गुड़गांव के अंदर चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है। कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, किसी को दूसरे को तवज्जो नहीं दे रहे, और पूरे तरीके से कांग्रेस आ रही है। लेकिन वहां नवीन गोयल ने पेच फंसा रखा है, देखो जो मुझे जानकारी है। सर ऐसे ही सर कुमुदनी ने बादशाहपुर में पेच फंसा रखा है। अगर वहां कमजोर पड़ेगी तो जाट वोट कहीं ना कहीं सरकेंगे। हम विनय जी से बात कर रहे थे, वो विनय जी भी यही बता रहे थे सिनेरियो। सर नहीं, देखो जी ऐसा है, नवीन गोयल जी जो वोट काट रहे हैं, नवीन गोयल जी बीजेपी का वोट काट रहे हैं, नवीन गोयल जी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और वो बीजेपी के कंटेंडर थे टिकट के। तो नवीन गोयल जी जो नुकसान पहुंचाएंगे, नवीन गोयल जी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। आप जो बात कर रहे हैं कुमुदनी जी की, कुमुदनी जी का इलेक्शन जब शुरू में उनने लड़ा, पंचायती तौर पर उम्मीदवार हैं, उनका इलेक्शन अच्छा उठा था। मगर चूंकि उनके साथ ये हादसा हुआ कि उनके पति चुनाव के, लोकसभा चुनाव के दौरान गुजर गए, तो उन मैडम को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी को पता चले कि भाई ये हो सकता है तो आदमी तैयारी भी करता, उनको नहीं था। पंचायती तौर पे चुनाव लड़ रही है, एक चुनाव जब बिल्कुल जिसे कहते हैं पीक पे पहुंच जाता है, वो संभालना मुश्किल होता है। तो उनके साथ जो उनके वर्कर है, सपोर्टर्स है, कुछ हट गए हैं, कुछ रह रहे हैं, वो पूरा इतना नहीं समझ पा रहा है। तो भाई नहीं समझ हादसा पा नहीं रहा होता है, तो कांग्रेस ही बुला रही थी, कांग्रेस ही टिकट देती राकेश साहब को। तो लेकिन उनका बेटा जिस तरीके से चुनावी सभा में रोया, जिस तरीके से अपने पिता को याद किया, लगता है इमोशन से कहीं ना कहीं लोग जुड़ाव है, क्योंकि पंचायती उम्मीदवार बना तो देखियो वो विधायक भी रहे हैं यहाँ से। सर सुनिए सर, इमोशन से आप कुछ वोट ले सकते हैं, आप चाहें कि इमोशन से मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले लें, वो आप नहीं ले पाएंगे। दूसरा, वहां के जागरूक मतदाता है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी क्या कहते हैं, संवेदना कुमुदनी के साथ होगी। मगर जहां विकास और जहां उसकी बात है, फिर दूसरी बात उनको ये पता है, जब सरकार कांग्रेस की बढ़ रही है, तुमने एक अगर इंडिपेंडेंट एमएलए यहां से बना दिया, तो सरकार में तो शामिल नहीं होना, फिर वहां विकास नहीं होगा, फिर ठिकरा किसके सर फोड़ोगे आप? अच्छा, तो ये गलती नहीं करेगी बादशाहपुर की जनता, आपको लगता है? नहीं करेगी। तो वो इसका मतलब वर्धन को फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है वर्धन सीट निकाल पाएगा? वर्धन सीट निकालने की बिल्कुल पोजीशन में है सर। आज की तारीख में, आज का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अंदर वर्धन एज एज ऑन नरवीर सिंह। चलिए, मतलब एज एज मान रहे हो आप? यस, बिल्कुल। चलिए, ये प्रवीण रावत वो भी चीज बता रहे थे कि गुरुग्राम और बादशाह में कहीं ना कहीं जो है इस बार राव नरवीर सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से राव नरवीर का कोई वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसी चैनल से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी इतनी चलती है कि अधिकारी भी उनके फोन आने के बाद चुपचाप काम कर देते, किसी को ना नुकर नहीं करते। और कहीं वहीं दूसरी ओर वो आरोप भी लगा रहे हैं कि पार्टी के कुछ सफेद पोस्ट नेता जो है उनको लेकर के जो हराने की कोशिश में लगे हुए रणनीति बना रहे हैं। अब क्या कुछ होगा ये चुनाव परिणाम में सामने आएगा, लेकिन कल है मतदान, और मतदान से पहले कहें किसी उम्मीदवार का इस तरीके का बयान आना उसकी चिंता को झलकाता है, उसके डर को कहीं ना कहीं झलकाता है। भले ही वो दावे कर ले कि मैं मंत्री बनूंगा, सरकार में आऊंगा, लेकिन हवा का रुख कुछ और बयान कर रहा है। हालांकि मतदान में क्या होगा, कौन जिताएगा, ये तमाम 8 चीजों को
परिणाम सामने आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तस्वीरें 8 तारीख को सामने आएगी। लेकिन उसी में हमने चर्चा की कि कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम और बादशाहपुर है उसका क्या सिनेरियो है। तो तस्वीर धीरे धीरे अब साफ होती नजर आ रही है कि दोनों जगह मुकाबला बरोबर का है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तस्वीर 8 तारीख को पता चलेगी। बॉबी राव जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मोहनलाल जी।